नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको कृषि जगत की नई हलचल के साथ साथ खेती बाड़ी के विषयों पर भी रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव के साथ, जिसमें आपको कृषि जगत की नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबिया। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। प्रो ट्रे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन का बेहतरीन जरिया। क्षेत्र की प्रचलित उन्नत किस्मों से करें कद्दू की खेती। मिल्किंग मशीन से दूध निकालना हुआ आसान और सस्ता, दूध की गुणवत्ता भी बरकरार। जलवायु परिवर्तन ने देश में गेहूं एवं धान के उत्पादन को काफी प्रभावित किया है। आंकड़ों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण धान एवं गेहूं के उत्पादन में 4 से 8% तक की कमी दर्ज की गई है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार किसानों को मोटा अनाज की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दरअसल मोटा अनाज पौष्टिकता से भरपूर होता है और पारंपरिक फसलों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को बर्दाश्त करने की क्षमता भी अधिक होती है। गौरतलब है कि भारत के प्रस्ताव और 72 देशों के समर्थन पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। किसान भाई, अभी के समय में खेतों में सब्जी की नर्सरी तैयार करते वक्त आप अगर उसे पुआल या खरपतवार से ढक कर रखते हैं तो इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और बीज का अंकुरण भी आसानी से होता है। इसके बाद इस पर दिन में एक बार फव्वारा से सिंचाई करें। बीज को तब तक ढक कर रखना चाहिए जब तक पौधे अंकुरित होकर बाहर ना आ जाएं। अंकुरण के बाद पुआल को हटा दें। इस तकनीक को अपनाने से किसान भाइयों को अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। राज्य के किसान अब किसी भी मौसम में स्वस्थ सब्जियों की फसल उगा सकते हैं। प्रो ट्रे एक ऐसी नई तकनीक है जिससे किसान भाई गैर मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस विधि में बीजों का बेहतर अंकुरण होता है। प्रो ट्रे पौधशाला उच्च गुणवत्ता पूर्ण सब्जी पौधे उत्पादन के लिए बेहतरीन तकनीक है। इसमें संरक्षित संरचना के नीचे पौध का उत्पादन किया जाता है। इसमें बीज का बेहतर अंकुरण होता है। इसके अलावा इसमें पौधे स्वस्थ और कीट रोगों से सुरक्षित भी रह पाते हैं। प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए विशेष तरह के खाद का मिश्रण डालकर संतुलित पानी और तापमान पर नर्सरी में पौध को तैयार किया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 अवयव कोकोपीट, वर्मीकुलाइट एवं परलाइट होते हैं, जिससे 3 एकक के अनुपात में मिलाकर प्रो ट्रे में भर दिया जाता है। इसके बाद इसमें बीज डाला जाता है। 20 से 25 दिनों के भीतर जब पौधे तैयार हो जाते हैं तब इसे खेतों में डाल दें। इससे फसल उत्पादन अच्छी होगी। किसान भाइयों, गुणवत्तापूर्ण और अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चयन बहुत ही ज़रूरी है। यही वजह है कि हमारे कृषि वैज्ञानिक कम लागत और कम समय में अधिक उपज देने वाली फसल की किस्मों पर शोध करते रहते हैं। लत्तर वर्गीय सब्जी में कद्दू का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके उन्नत प्रभेदों में नरेंद्र रश्मि, काशी शिवानी, काशी गंगा प्रमुख हैं, जिसकी खेती कर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालक किसान भाइयों, गाय या भैंस को दूहने में हाथों का इस्तेमाल पारंपरिक तरीका है जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन जब से डेयरी फार्मिंग की नई नई तकनीकें सामने आई हैं, पारंपरिक तरीके पीछे छूटते जा रहे हैं। मिल्किंग मशीन यानी दूध दूहने की मशीन एक ऐसी ही कृषि यंत्र है।
मिल्किंग मशीन से दूध दूहना बेहद आसान होता है। लागत के साथ समय की भी बचत होती है और दूध में किसी तरह की गंदगी भी नहीं जा पाती है। मिल्किंग मशीन के जरिए दूध सीधा पशु के थनों से बंद डिब्बों में ही इकट्ठा हो जाता है। यह मशीन थनों की मालिश भी करता है। गाय या भैंस को ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसे वह अपने बच्चे को दूध पिला रही है। शुरुआत में पशु मशीन को लेकर दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है और मशीन से दूध निकालने में कोई परेशानी नहीं होती है। खबरें खेती में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान मुकेश पटेल से। मुकेश मुर्गी पालन के साथ साथ 2 एकड़ ज़मीन में धान, गेहूं एवं सब्जियों की खेती करते हैं। मुकेश अपने खेतों में मुर्गियों के बीज से तैयार किया जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। मुकेश बताते हैं कि इस खाद के इस्तेमाल से उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि होती है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू एवं प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 1100 प्रति कुंटल, नया उजला आलू 1000 प्रति कुंटल, प्याज 1400 से 1600 प्रति कुंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाई तापमान बढ़ने के कारण गेहूं की फसल में आवश्यक नमी बनाए रखें ताकि बढ़ते तापमान का प्रतिकूल प्रभाव आपकी फसल पर ना पड़े। इसलिए 15 से 20 दिनों के अंतराल पर खेतों में आवश्यक पटवन ज़रूर करें। इस समय मक्के की फसल में ताना छेदक कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी में फेजुटेरा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेतों में व्यवहार करें। तो ये था कृषि समाचार। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटते हैं। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं।
अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि आलू की उपज के बाद उसकी कोड़ाई में भी कुछ तकनीकी बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है, जिससे आप किसान भाइयों को काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं वैज्ञानिक मुकुल कुमार से, जो हमें बताएंगे आलू की कोड़ाई के उपरांत उसका संरक्षित भंडारण कैसे करें। आइए देखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, आलू की खेती आप लोग किए होंगे और चूंकि बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है इस बार, तो उसका कैसे रख रखाव और भंडारण किया जाए ताकि बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो सके उसकी बिक्री करके। तो इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो सहरसा कृषि विद्यालय में कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आलू की अभी क्या स्थिति है खेतों में। आलू जो है सब्जी का राजा ही बोला जाता है। कोई अगर सब्जी में आलू नहीं रहेगा तो उसका इम्पोर्टेंस घट जाएगा। ऐसे हम आलू की फसल जो होते हैं 3 बार में लगाते हैं। एक होता है अगता, दूसरा होता है मिडिल होता है मध्यम अवधि वाला, और तीसरा होता है पिछता। तो हम ऐसे खाने में यूज जो करते हैं पर्पज से अगता वाला तो जो है अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में लगा देते हैं। उसकी उखाड़ने का समय दिसंबर में उखाड़ लेते हैं। आलू जो है मध्यम अवधि का फसल है, वो 90 से 100 दिन में आलू तैयार हो जाता है। मध्यम अवधि का जो आलू है, जो बीच समय में लगाते हैं, नवंबर में लगाते हैं, उसके उखाड़ने का समय अभी फरवरी चल रहा है। अभी बहुत सारे किसान बंधु उखाड़ रहे हैं। लेकिन जो हम संरक्षण में यूज करते हैं, अगला समय के लिए बीज के रूप में हम भंडारण में करते हैं, वो जो अंतिम जो पिछता आलू जो लगाते हैं, अर्थात खरीफ फसल काटने के बाद हम जो लगाए थे, वह उसका हम बीज अगला साल बीज के रूप में रखते हैं। तो इसके उखाड़ने में हमको विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है। सबसे बड़ी सावधानियां यह होती है कि जब देखते हैं कि आलू की फसल पूर्ण रूप से मैच्योर हो गया, अर्थात अपना उसका फसल का जो अवधि है, लाइफ साइकिल है, वह पूरा कर चुका होता है। पूरा कर चुकने का मतलब है कि वह आलू तैयार हो गया होगा और उसका जो पूरा पौधा है, तना पत्ती, वो पूरा मैच्योर हो गया, पक गया होगा। और जब हम देखते हैं कि उखाड़ने का समय हो गया, अर्थात कुछ आलू 100 दिन का होता है, 120 दिन तक, मैक्सिमम 120 दिन का भी होता है, तो हम देखते हैं कि आलू जब उखाड़ने की स्थिति में है, तो उखाड़ने के 1 सप्ताह के पहले हम क्या करते हैं, कुछ सावधानियां बरतते हैं। जैसे अभी आलू का कीमत, जैसे बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ तो कीमत कम है, तो किसान भाई अगर उसको भंडारण करेंगे, सुरक्षित भंडारण करेंगे, तो कुछ समय के बाद उसकी अच्छी कीमत मिलेगी बाज़ार में। तो उसके लिए किसान भाई क्या करें, इस पर जानकारी दीजिए। उखाड़ते समय तो हम ध्यान देते ही हैं, क्योंकि जब उखाड़ेंगे तो टेम्परेचर, तो ज़मीन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है। तो उखाड़ कर पहले छाया जगह में हम नॉर्मल कंडीशन में रख देते हैं। 10 दिन तक हम नॉर्मल कंडीशन में रख लेते हैं उखाड़ कर। उसके बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब चुनाव करते हैं। वो बड़ा साइज का आलू अलग कर देते हैं, मध्यम साइज का आलू अलग कर देते हैं, और बीज वाला जो साइज रहता है, अर्थात 50 ग्राम के लमसम रहता है, तो उसको हम अलग कर देते हैं। और उस आलू को हम कहीं शीत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज है गवर्नमेंट का या प्राइवेट का जो कोल्ड स्टोरेज रहता है, उसमें हम जाके पहुंचा देते हैं। जिससे क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है 0 से मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर तक मेंटेन रखता है। जिससे क्या होता है, कीट मकोड़ा या कुछ इंसेक्ट, फंगस और ये सब का प्रकोप नहीं होता है। और जैसे जिस कंडीशन में रखते हैं, वो आलू जो है सुरक्षित रहता है। और फिर मार्केट में वैल्यू के हिसाब से हम धीरे धीरे उसको मार्केट में खाने में भी निकाल के बेचते हैं, या फिर नेक्स्ट सीजन के लिए बीज के रूप में भी हम मार्केट में देते हैं। जी,
तो चूंकि जब कोल्ड स्टोरेज में किसान भाई आलू रखने जाते हैं तो किस तरह का आलू वहाँ पर रखना चाहिए, उसमें भी कुछ उसका गुणवत्ता देखना पड़ता होगा। हर तरह का आलू तो कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जाता होगा, तो वहाँ पर किसान भाई को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, पहले आलू को हम मतलब उखाड़ने के बाद चुनाव कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं। बड़ा एक साइज का, मध्यम एक साइज का, और जो छोटा बीज का साइज का 50 ग्राम 40-50 ग्राम का जो बीज में यूज करते हैं, उसको हम एक पैकेट अलग पैकेट में करते हैं। और किसान का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उस हिसाब से हम आलू को निकालते हैं। अगर मार्केट में खाने वाला में यूज करना है, खाने में बेचना है, तो हम धीरे धीरे करके 2-4 महीना के बाद धीरे धीरे अपन निकाल के बेचना शुरू कर देते हैं। और जो बीज पर्पस से निकालेंगे वो फिर सितंबर-अक्टूबर में हम निकालेंगे बीज पर्पस से। तो साइज के हिसाब से हम अलग अलग रखेंगे। रखने के लिए ऐसा नहीं है कि हम केवल बीज वाला ही आलू रखेंगे। रखने के लिए बड़ा साइज वाला भी रखेंगे, मध्यम साइज वाला भी रखेंगे और बीज वाला साइज रखेंगे। निकालते समय हम अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से हम निकालेंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने आलू के संरक्षण के बारे में, क्योंकि हमारे किसान भाई आलू का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आय उनको मिले, तो उनको और क्या सुझाव देना चाहेंगे संरक्षित करने के संबंध में? बिल्कुल, आलू जो है एक नकदी फसल है, वो जब चाहे जब बेच सकते हैं और अपना पैकेट डायरेक्ट पैसा आ सकता है। उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है और इसका प्रोसेसिंग का भी ज़रूरत नहीं है। वो नकदी फसल जब खेत से बेच सकते हैं, स्टोर से इसे बेच सकते हैं, घर में लाकर बेच सकते हैं। अब किसान अपनी मुनाफा के हिसाब से या मार्केट में मांग के अनुसार से, डिमांड के अनुसार से उसका हम अपना सप्लाई कर सकते हैं। जब डिमांड हुआ उस हिसाब से हम उसको निकाल लेते हैं मार्केट में और सेल कर देते हैं और डायरेक्ट नगद में ले लेते हैं। किसान भाइयों, आलू के सुरक्षित भंडारण और लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस विषय पर हमारे डॉक्टर मुकुल कुमार जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपको आलू के संरक्षित भंडार की जानकारी मिली है। आशा है आपको इसका लाभ ज़रूर मिला होगा। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कृषि में होने वाले यंत्रीकरण की, यानी कि मशीनों की उपयोगिता। विगत दिनों पटना में एक कृषि यंत्रीकरण मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि में होने वाले मशीनों का प्रदर्शन किया गया। तो आइए इस विषय पर देखते हैं एक टीवी रिपोर्ट। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको नई और बेहतरीन जानकारियों से रूबरू करवाते रहते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी खेती किसानी के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाभप्रद हो सके। और आज इसी संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। और ये जो मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं, एग्रो बिहार 2023 का ये शुभारंभ हो चुका है। और कृषि यांत्रिकरण मेला का जो शुभारंभ इस गांधी मैदान से हुआ है, उसका संदेश बिहार के कोने कोने तक जाएगा। हम ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी आर्थिक उन्नति का मार्ग जो है उसे प्रशस्त कर सकें, आपको खेती किसानी में बृहत से बृहत लाभ हो सके। ये जो कृषि यांत्रिकरण मेला है पटना के गांधी मैदान में 9 से 12 फरवरी तक चलने वाला है। और इसमें तमाम अत्याधुनिक कृषि तकनीकों से लैस कृषि यंत्र मौजूद हैं, जो आपकी खेती किसानी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप अपनी खेती किसानी में इन कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आपको खेती किसानी का जो रास्ता है वो सुगम तो होगा ही, साथ ही साथ आपके जो आर्थिक जो उन्नति का मार्ग है वो भी प्रशस्त होगा। तो यहाँ पर किसान पाठशाला का भी आयोजन किया जा रहा है और जो कृषि यंत्र हैं वो एक से एक आधुनिकतम कृषि यंत्र यहाँ इस मेले में मौजूद हैं। हमारा देश कर्म को पूजा मानने का देश है। कृषि कर्म किसान की पूजा है और कृषि यंत्र पूजा को पूर्णता पहुंचाने वाले मंत्र। पहले खेती किसानी के बारे में आम धारणा कुछ ऐसी थी कि शिक्षित नहीं हो तो खेती करो। तो देश के किसानों की एक बड़ी संख्या खेती तो करती थी लेकिन खेती को पढ़ती नहीं थी, जबकि कृषि देश में एक विषय के रूप में उच्च पाठ्यक्रमों का हिस्सा रहा है। हालांकि पिछले एक दशक से कृषि का परिदृश्य बदला है, इसलिए दृश्य में भी बदलाव नजर आ रहा है। तभी तो राष्ट्रीय महत्व के अवसरों और राजनीतिक रैलियों को जगह देने वाले
गांधी मैदान में बीते दिनों आधुनिक कृषि यंत्रों की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री और उनके प्रशासनिक अमले के साथ किसान और बिहार के अलावे नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों के कृषि यंत्र निर्माता भी शामिल हुए। एग्रो बिहार 2023 के नाम से राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन 9 से 12 फरवरी कुल 4 दिनों तक किया गया, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किसानों की आय बढ़ाने, खेती को सुगम बनाने, कृषि इनपुट यानी लागत को कम करने, किसानों के श्रम और समय को बचाने, कृषि क्षेत्र में कूदने वाली महिला किसानों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। बिहार में किसानों की एक बड़ी जमात अपनी छोटी जोत के साथ मौसमी बेरुखी और जलवायु के बदलते जलवों के बीच अपने कृषि कर्म के साथ संघर्ष करती आई है। बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्न गारंटी सुनिश्चित करने के नज़रिए से कृषि क्षेत्र के प्रति सरकार की नज़रें बदली और इस क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के विकल्प की तलाश शुरू हुई। कम पानी के साथ भी खेती को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने आकार लिया और बिहार में भी 90% अनुदान पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम किसानों को उपलब्ध कराए जाने लगे। मिट्टी की उर्वरता बचाने और बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसका असर 10 वर्ष बाद दिखने शुरू हो जाएंगे। इन सब के साथ सबसे बड़ा बदलाव खेती में कृषि यंत्रीकरण को लेकर हुआ और खेती के हर एक व्यवहार, निकाई, गुड़ाई, कटाई, पटवन, पराली प्रबंधन, फसलों पर स्प्रे के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रवेश शुरू हुआ और किसानों को कृषि यंत्रों के प्रति आकर्षित करने के लिए कृषि यंत्रों पर 90% तक अनुदान दिया जाना सुनिश्चित हुआ। इसी कड़ी में शीघ्र शुरू होने वाले चौथे कृषि रोड मैप में राज्य के किसानों को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए बीज उत्पादन और कृषि यांत्रिकरण पर फोकस किया गया और यह तस्वीर उसी खुशहाली की भूमिका लिखने के लिए गांधी मैदान में लगाई गई। तकरीबन 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में लगे इस कृषि यांत्रिकरण मेले में 125 से ज़्यादा स्टॉल लगे थे। राज्य के सभी जिलों से 4500 किसानों को प्रतिदिन आत्मा के माध्यम से मेला भ्रमण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। प्रत्येक दिन किसान पाठशाला में किसानों को बुवाई से कटाई तक के नवीनतम कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र, बागवानी से संबंधित कृषि यंत्र, ड्रोन की उपयोगिता एवं महत्व, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का महत्व, खरपतवार नियंत्रण और निकाई, गुड़ाई से संबंधित कृषि यंत्र तथा कृषि यंत्रों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कल पुर्जों के रखरखाव एवं अन्य संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही कृषि विभाग के भूमि संरक्षण, उद्यान, मिट्टी जांच, वसोका, बामेती से संबंधित योजनाओं एवं क्रियाकलापों को ही प्रदर्शित किया गया। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने एग्रो बिहार राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले के उद्घाटन पर अपने संबोधन भाषण में कहा कि कृषि विभाग, बिहार सरकार और CII के सहयोग से आयोजित यह मेला पूर्वी भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकरण मेला है। आधुनिक खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के किसानों की समृद्धि और उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए पूरी दृढ़ता से प्रयत्नशील है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है और जो बिहार राज्य है, यहाँ के किसान ज़्यादातर खेती पे निर्भर हैं और खेती ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हो और हमारे बिहार का, देश का किसान खुशहाल हो, यही उद्देश्य से पटना के गांधी मैदान में यांत्रिक मेला का जो है आयोजन की गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्पादकता में वृद्धि और उत्पादन लागत में कमी लाने के उद्देश्य से ही कृषि यांत्रिकरण योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कुल 90 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। हमारा जो है बिहार राज्य जो किसानों के लिए काम करता है,
मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश का कोई भी राज्य जो है इतना काम करता होगा। और लगातार हम लोग जो है कई सुझाव जो है अपने अधिकारियों को देते रहते हैं। कल ही मैंने अपने सचिव महोदय को बता रहा था कि ये जो यंत्र जो है हम लोग जिले में जो बांटते हैं किसानों को, अविलंब इसकी समीक्षा करिए कि जो टारगेट हम लोगों ने दिया था उस टारगेट को अधिकारियों के द्वारा पूरी नहीं की गई हो तो कठोर कदम उठाइए, क्योंकि यह किसान का सवाल है। हर हालत में किसानों को जो सुविधा सरकार देती है उसका एक एक चीज को बारीकी से समझ करके और किसान के फायदा के लिए हर संभव हम काम करते हैं और करते रहेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों पर हर वर्ग के किसानों को अनुदान दिया जा रहा है ताकि फसल अवशेष को खेतों में जलाने की परिपाटी को पूरी तरह खत्म किया जा सके और पर्यावरण को संतुलित करने में सफलता हासिल की जा सके। इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार में आधुनिक कृषि यंत्र निर्माण करने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है ताकि बिहार कृषि यंत्र विनिर्माण में आत्मनिर्भर हो सके। कृषि यांत्रिकरण के तहत बिहार के किसानों के बीच यानी 6.5 लाख यंत्रों का वितरण किया गया है और उस पर अनुदान दिया गया है। वो राशि सुनकर आप लोग बहुत आश्चर्य होंगे। 1100 करोड़ रुपया अनुदान किसानों के लिए कृषि यंत्र खरीदने के लिए दिया गया है। यानी राज्य सरकार बहुत ज़्यादा महत्व ये कृषि यंत्रीकरण में योजना में दिया जा रहा है। इसमें बहुत किसानों का लाभ हुआ है। उसके चलते बुआई से लेकर कटनी तक विभिन्न यंत्रों का कहाँ कहाँ आवश्यक है उसका प्रयोग करने का काम किसान कर रहे हैं। उसका सीधा असर उत्पादकता बढ़ाने में आ रहा है और उसके चलते उनका आमदनी भी बढ़ रही है। मेले में फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्रों की विशेष रूप से प्रदर्शनी लगाई गई थी। कृषि यंत्र बिक्री के लिए भी उपलब्ध थे। कृषि यंत्र 9 से 11 टन का हैप्पी सीडर, बिना रैक का स्ट्रा रिपर, सुपर सीडर, रोटरी मल्चर एवं स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम पर किसानों को सरकार 80% अनुदान दे रही है। फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों के अलावा थ्रेशर, रिपर आदि कृषि यंत्रों में किसानों ने विशेष रुचि दिखाई। 4 दिनों तक चले मेले में करीब 11 करोड़ मूल्य के 665 कृषि यंत्र बिके। इस पर 4 करोड़ 81 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। कृषि प्रधान देश इस राज्य की जान होते हैं किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने अगर किसानों का सम्मान और स्वाभिमान दोनों बढ़ाया है तो बदले दौर में कृषि के अनिवार्य घटक कृषि यंत्रों पर 90% तक अनुदान देकर बिहार सरकार ने भी किसानों को उत्साहित किया है। किसान भी जागरूक हो चुके हैं। मेले में कृषि यंत्र की खरीद ने इसे प्रमाणित किया है। किसान को दिया जाने वाला हर अनुदान देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को बढ़ाता जाएगा। ज़रूरत है किसानों को अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखने की। तो किसान भाइयों, आशा है इस कार्यक्रम में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।